हर किसी का एक डोमिनेंट हैंड होता है, वो हैंड जिससे हम अपने मोस्टली काम करते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग लेफ्टीज होते हैं। अगर आप लेफ्टी हो, लेफ्ट हैंड यूज करते हो लिखने के लिए, खाने के लिए, तो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड होता है राइट। अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है लेफ्ट। तो हमको हमारे ब्रेन को ना चैलेंज करना है अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करके। जैसे कि अगर आप राइट हैंडेड हो तो ब्रश करो लेफ्ट हैंड से, कॉम करो लेफ्ट हैंड से, लिखो लेफ्ट हैंड से, बटन्स जैसे हम करते हैं बंद, तो बटन्स बंद करें लेफ्ट हैंड से, या फिर हम जो फ्रूट्स पील कर रहे हैं उनको लेफ्ट हैंड से पील करें, कुछ ओपन कर रहे हैं पर्स अपना लेफ्ट हैंड। मतलब जितना ज़्यादा आप यूज़ करना शुरू करोगे अपनी नॉन डोमिनेंट हैंड को, उतना ज़्यादा क्या होगा, जो हमारा ब्रेन का जो हेमिस्फेयर जो यूज़ नहीं हो रहा, जिसको कि हम कम यूज़ कर रहे हैं, वो भी और ज़्यादा प्रॉपर फंक्शनिंग करने लग जाएगा, वो भी और ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। और दोनों हेमिस्फेयर्स को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो होता है एनालिटिकल और लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए, हमको लॉजिकल आइडियाज देने के लिए। जो हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है वो रिलेटेड होता है क्रिएटिविटी से, इंट्यूशन से, इमोशन से। अगर हम चाह रहे हैं कि हमको थोड़े क्रिएटिव आइडियाज आए, हमारी इंट्यूशन थोड़ी स्ट्रांग हो, तो हमको हमारा राइट हेमिस्फेयर पे वर्क करने की जरूरत है। हम अगर चाह रहे हैं कि हम प्रॉपर डिसीजंस ले पाएं, हम स्ट्रांगली हैंडल कर पाएं किसी प्रॉब्लम को, हम कुछ गोल्स को अचीव कर पाएं, तो उसके लिए हमको लेफ्ट हेमिस्फेयर के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और दोनों की ही जरूरत होती है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसीलिए दोनों हेमिस्फेयर्स को हमें वर्कआउट करना है। और दोनों हेमिस्फेयर का इक्वल वर्कआउट तब होगा जब हम अपना जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको यूज करना शुरू करें, ताकि वो वाला हेमिस्फेयर चैलेंज होना शुरू हो जाए जिसको कि हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। आपको कभी भी अपने पूरे के पूरे इमोशंस किसी एक पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि जब हम अपने सारे इमोशंस एक पर्सन पे इन्वेस्ट कर देते हैं ना, हमारा सेंटर ऑफ यूनिवर्स वो एक पर्सन बन जाता है। तो दो चीजें होती हैं, एक तो कई बार क्या होता है कि हम उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करने शुरू हो जाते हैं प्यार की, बहुत सारी प्यार वाली बातें करेंगे, बहुत सारा प्यार शो करेंगे, इतनी ज्यादा केयर करेंगे, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि हम इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उनको लेकर कि सामने वाला पर्सन हमारे साथ रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील करना शुरू करता है और उसको स्पेस नहीं मिलती। और दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि अगर हम एक ही पर्सन के अंदर अपने सारे इमोशंस को इन्वेस्ट कर देंगे, यानी वो हंसेगा तो हम हंसेंगे, वो रोएगा तो रोएंगे, वो खुश होगा तो हम खुश होंगे, तो हम उसको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम ना उस पर्सन की कठपुतली बनकर रह जाते हैं, यानी हमारा पूरा कंट्रोल उस पर्सन के हाथ में है। वो जब चाहे हमें हंसा सकता है, जब चाहे हमें रुला सकता है, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। और हम क्या करते हैं, हम फिर पूरी यही कोशिश करते रहते हैं कि बस इस पर्सन के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग रहे। यानी कि या तो हम कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं उस पर्सन के थ्रू, या फिर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये मोस्टली पार्टनर्स में होता है या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी होता है कि पेरेंट्स या तो इतना प्यार करते हैं, सारे इमोशंस बच्चों में हैं, और अब वो चाहते हैं कि वो उनको कंट्रोल करके रखें, और उनकी भी लाइफ अब उनके ही अराउंड सर्कल लगानी चाहिए, उनकी लाइफ भी उनसे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इसीलिए हमको हमारे और भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने होते हैं अपने बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ। हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें उन ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करके उनके साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। एक ही रिलेशनशिप पे अगर हम सारे अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करेंगे तो हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाएंगे कि वो हमारे इमोशनल वीकनेस का कारण बनना शुरू हो जाएगा, हमारी सफरिंग्स का कारण बनना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आप अपना टाइम और एनर्जी कहीं एक ही पर्सन के ऊपर तो नहीं सारी इन्वेस्ट कर देते हो। जो जापानीज लोग रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं वो ये कि वो अपने पोस्चर पे बहुत ध्यान देते हैं। उनकी बैक हमेशा वो कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके स्ट्रेट रहे, क्योंकि उसका एसोसिएशन होता है हमारे माइंड के साथ। ऐसा जापानीज लोग मानते हैं कि जितनी हमारा पोस्चर स्ट्रेट होगा ना, हमारी बैक स्ट्रेट होगी, उतना हम हमारे माइंड में थॉट्स क्लियर रहेंगे, उतना हम ज्यादा क्लियरली सोच पाते हैं। और इसी के लिए आप उनकी ड्रेस देखो, वो जो किमोनो वेयर करते हैं, उस किमोनो को वेयर करने के पीछे यही लॉजिक होता है कि वो पूरी बैक को प्रॉपरली स्ट्रेट रखता है, पोस्चर को करेक्ट रखता है। अब इसको हम अपनी लाइफ में कैसे अपनाएंगे कि हम कोशिश करेंगे दिन में जब भी हो सके हम अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, अपने पोस्चर को स्लाउच ना करें। जितना स्लाउच रहेगा हमारा पोस्चर, उतना हमारा माइंड, हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होंगे और हम उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करते। अपनी बैक को जितना हो सके स्ट्रेट रखो। छोटी सी हैबिट अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रखने की हमारे पोस्चर को करेक्ट करके रखती है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगती है और हम ज्यादा कॉन्फिडेंट अपीयर
होते हैं। आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अननेसेसरी कुछ सोचते चले जा रहे हो और आपको अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है, तो ये एक्सरसाइज है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, जिससे कि आप अपनी पांचों की पांचों सेंसेस को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आओगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, 5 ऐसी चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है जिनको कि आप देख सकते हो, यानी कि 5 चीजों को आपको देखना है। 4 चीजों को आपको टच करना है ताकि आपकी जो टच वाली सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। 3 साउंड्स पे आपको फोकस करना है कि 3 कौन से अलग अलग साउंड्स हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट करंट सिचुएशन में आप सुन पा रहे हो। 2 जो स्मेल आप कर पा रहे हो, 2 जो भी आपके आसपास कैसी खुशबू आपको आ रही है उसके ऊपर फोकस करना है, और एक चीज एटलीस्ट जिसको कि आप टेस्ट कर सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में। जब आप ये सिंपल सी एक्सरसाइज करोगे ना 5 4 3 2 1, तो इससे आप एकदम से बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, क्योंकि आपकी पांचों की पांचों सेंसेस एंगेज हो जाएंगी प्रेजेंट मोमेंट में। इससे आपका जो भटकता हुआ मन था उसको आप 100% प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ पाओगे। हम चाहते हैं कि हम बिना डरे लोगों से बात करें, तो क्या है कि हमको अपना जो हमारा जो थॉट्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन पे नहीं करनी है कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या होगा, कैसे होगा। उसकी जगह हमें जो लोग सामने बात कर रहे हैं उस पर टेंशन पे करनी भी शुरू करनी है। हमें ध्यान से सुनना है कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हमें टॉपिक ही नहीं मिलते हैं, हम क्या ही बात करेंगे, हम ब्लैंक हो जाएंगे, तो उसका रीज़न ये होता है हम खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, क्या बोलना है इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। जब हम उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं, किन इमोशंस के साथ बात कर रहे हैं, तो हम भी अपने आप को ज़्यादा अच्छे से उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास बात करने के लिए कोई बात ही नहीं होगी। तो हमको सामने वाले पर्सन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और वो क्या बात कर रहे हैं और उनके जो इमोशंस हैं उनको भी अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तो हम बिना डरे बात कर पाएंगे। हैबिट जो 5 मिनट्स के लिए फॉलो करेंगे अगर हम डेली, तो हमें मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। वो है सिस्टमैटिक ब्रीदिंग, जिसको कि 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक भी कहते हैं। इसे डॉक्टर एंड्रयू वेल ने अपनी बुक स्पॉन्टेनियस हीलिंग में, जो कि 1995 में पब्लिश हुई थी, उसमें सबसे पहली बार डिस्कस किया था। तो ये जो सिस्टमैटिक ब्रीदिंग है ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम करती है, हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन के फ्लो को इम्प्रूव करती है। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाना है, या फिर आप लेटना चाहो तो लेट सकते हो आराम से रिलैक्स पोजीशन में। उसके बाद आपको अपने मुंह से पहले ब्रेथ छोड़नी है, यानी कि सांस को छोड़ना है अपने मुंह से। इसको स्टार्ट करने से पहले सिंपल ऐसे, मतलब मुंह से आवाज आए जब आप सांस को छोड़ो। उसके बाद आपको ये टेक्निक जो है सिस्टमैटिक ब्रीदिंग टेक्निक स्टार्ट करनी है, जिसमें कि आप अपने माउथ को फिर बंद कर लोगे, नोज से इनहेल करोगे 4 काउंट करने तक। उसके बाद आपको होल्ड करना है ब्रेथ को 7 काउंट करने तक। इसके बाद आपको फिर माउथ से ही एक्सहेल करना है 8 काउंट करने तक। तो ये करने से 1 राउंड कंप्लीट होगा इसका। आप इसको 5 राउंड्स डेली से कर सकते हो, क्योंकि 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स, आप थोड़ा सा पॉज लोगे, उसके बाद आप दोबारा से 4-7-8 शुरू करोगे। जब आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा इसको कर लोगे, फिर देखना कि आप 5 मिनट्स में इसके 15 to 16 राउंड्स भी कर लोगे। पर शुरुआत आप 5 राउंड से करो, कंफर्टेबली, बहुत आराम से, बहुत जोर नहीं लगाना है। आपको ये नहीं करना है ऐसे करके कुछ पुश नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्क्वीज नहीं करना है अपने लंग्स को या टमी को, बहुत रिलैक्स, क्योंकि मैंने रिलैक्स करना है अपने नर्वस सिस्टम को। और जब आप इनहेल करते हुए ये इमेजिन करते रहो साथ साथ कि आप इनहेलेशन के साथ साथ जितनी भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, वो आपके अंदर एंटर कर रही हैं पॉजिटिव एनर्जीज। और हर एक्सहेलेशन के साथ आप जितना भी स्ट्रेस, टेंशन बिल्डअप है आपकी बॉडी में, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको एक्सहेल कर रहे हो अच्छे से। और ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करेगी ही करेगी, साथ ही साथ आपके हैप्पीनेस लेवल को भी इंक्रीज कर देगी, आपके फोकस को इंप्रूव कर देगी, और आप पहले से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग फील करोगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फोकस हमारे फ्यूचर सेल्फ पे हो, फ्यूचर को बेटर बनाने से रिलेटेड हो, प्रेजेंट सेल्फ पे हो, करंट सेल्फ को बेटर बनाने से रिलेटेड हो, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, ऑब्वियस सी बात है हम उनको भूलेंगे तो नहीं, जिंदगी भर याद रहेंगी, लेकिन उनका हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे जो असर है ना, उसको हमें खत्म करना है, यानी हील करना है। वो जो जख्म है हमारे अंदर उनको हमने भरना है, और उसमें हमको खुद ही काम करना है। और वो करने का सबसे आसान तरीका है कि आप डेली उस एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में कहीं पर लिखना शुरू कर दो, पूरा अच्छे से, एक एक वर्ड, कौन पर्सन था, उसने क्या कहा था, कैसा आपने उस टाइम पे फील किया था, एक एक चीज को डिटेल में लिखो।
नेक्स्ट डे आपको दोबारा उसको डिटेल में लिखना है। तो 1 मंथ तक अगर आप रेगुलरली इसको फॉलो करते हो कि उस एक्सपीरियंस को आपको डेली लिखना है, डेली चाहे तो आप उसको बाद में लिखकर इरेज कर दो, चाहे लैपटॉप पे लिखो आप, चाहे किसी नोटबुक पे लिखो, लिखने के बाद आपको उसको ना डिलीट कर देना है या इरेज कर देना है, फाड़ के फेंक दो अगर आपको डर है कि कहीं कोई और ना पढ़ ले। आप ये देखोगे कि जैसे जैसे आप लास्ट डे तक आओगे तो उसको लिखते हुए, उस बात को याद करते हुए जो आपके इमोशंस निकलते थे, वो इमोशंस निकलने नेगेटिव जो थे वो बंद हो जाएंगे। उस बात का आपको असर कम करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि हमको वो जो पेनफुल मेमोरी होती है हम उसको फेस नहीं करना चाह रहे होते, जब याद आ जाएगी हम वीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको डेली बेसिस पे फेस करेंगे ना, तो हमको एग्जैक्टली ये समझ में आ जाएगा कि हमने क्या गलती करी थी, क्या चीज़ हमारे लिए बेटर थी। हम फ्यूचर में ऐसी किसी भी सिचुएशन में अगर आएंगे तो हम उसमें ज़्यादा अच्छे से, उस चैलेंज को ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाएंगे। और वो जो एक्सपीरियंस हमको इमोशनली वीक बना रहा था, उससे हम खुद को हील करके इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे, जिससे कि हम बनेंगे अपना बेटर वर्जन। इंडियन पेरेंट्स को क्या लगता है, बच्चे बैठे हैं, हाथ मत पकड़ो, बच्चे देख रहे हैं, हग मत करो, बच्चे देख रहे हैं, आई लव यू एक दूसरे को मत बोलो, बच्चे सुन रहे हैं। अब क्या है कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, पेरेंट्स कितना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, उनका कैसा रिश्ता है प्यार का, वो बच्चों तक मैसेज नहीं पहुंचता। लेकिन जब उनको लड़ना होता है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट करना होता है तो वो बच्चों के सामने खुलेआम लड़ते हैं, जोर जोर से लड़ लेते हैं, एक दूसरे को गुस्सा भी कर लेते हैं, एक दूसरे को ताने भी मार लेते हैं। अब बच्चों के पास क्या सिग्नल गया कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जब देखो झगड़ा करते रहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चे विटनेस करते हैं ना उनके पेरेंट्स के कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनके झगड़ों को, तो वो इमोशनली अंदर से वीक होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनकी नींव होते हैं और वो नींव ही उनको हिली हुई लगने लग जाती है। जब वो नींव उनको स्ट्रांग दिखेगी ना कि उनके पेरेंट्स में प्यार का रिश्ता है, बहुत स्ट्रांग रिश्ता है, तो वो नींव उनकी और ज्यादा मजबूत होती है। क्योंकि उनके सेफ प्लेस होते हैं पेरेंट्स, तो उनको अपना प्यार क्या है एक दूसरे के लिए वो शो करना है। तो पेरेंट्स को बच्चों की तो वो प्रेज करते ही करते हैं, आपस में एक दूसरे की भी, मदर को फादर की, फादर को मदर की प्रेज करनी चाहिए बच्चों के सामने। ये बताना चाहिए कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ताकि बच्चों को अपने पेरेंट्स को लेकर हेल्दी और अच्छे वाले इमोशंस फील हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे की अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पेरेंट्स हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से उनकी बनती नहीं, ऐसा उनके माइंड में मैसेज गया होता है, तो या तो वो रिलेशनशिप से ही घबराना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि रिलेशनशिप्स होती ही बेकार है, या फिर दूसरा क्या होता है कि वो गलत एब्यूसिव रिलेशनशिप्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिलेशनशिप तो होती ही ऐसी हैं, करते ही हैं गुस्सा एक दूसरे से, ऐसे लड़ते ही हैं, झगड़ते ही हैं एक दूसरे से, तो वो अपने पार्टनर के एब्यूसिव बिहेवियर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बहुत बार पेरेंट्स को जब समझ में भी आ जाता है ना कि उनका जो पार्टनर है वो एब्यूसिव है और वो उनको राइट सजेशन देने की कोशिश करते हैं, राइट एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके जो पेरेंट्स है उनका तो रिलेशनशिप वैसे खुद ही हेल्दी नहीं है, वो तो खुद ही राइट रिलेशनशिप में नहीं है, तो वो हमको क्या रिलेशनशिप एडवाइस देंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग रहे, राइट पार्टनर चूज कर सके, रिलेशनशिप का असली मतलब समझ सके, तो हमें उसका एग्जाम्पल सेट करना है उनके आगे, एक आइडल बनना है हमको उनके लिए, एक रिलेशनशिप ऐसी प्रेजेंट करनी है ताकि बच्चे को पता लगे कि पार्टनर्स कैसे होते हैं और क्या राइट रिलेशनशिप होती है। तो ये भी सिखाना बहुत जरूरी होता है बच्चों को, जो कि मोस्टली पेरेंट्स मिस कर जाते हैं। वो सोशल सिचुएशंस में हमें तरह तरह के लोगों से मिलना होता है। अब अगर हम अपने इमोशंस के बहाव में बह जाएं कि किसी ने कुछ एक्शन लिया या किसी ने कुछ बोल दिया, अब हमारे इमोशंस ऐसे हैं कि हमें बहुत उदास हो गई या बहुत गुस्सा आ गया, अब उन इमोशंस के बहाव में आकर ना हम कई बार सोचना समझना बिल्कुल भूल जाते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी एक्शन ले लेते हैं, जिनके कि हमको फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, कई बार प्रोफेशनल लाइफ में भी और कई बार पर्सनल लाइफ में भी। तो अगर हम सोशली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी जब हमें लगे ना कि हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत उदास हो गई हूं मैं, तो ऐसे में एक्शन लेने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले हमें एक पॉज लेना है, रिलैक्स करना है अपने माइंड को, डीप ब्रेथ करनी है और फिर सोच समझ के कि मैं जो भी बात करने वाली हूँ या जो भी एक्शन लेने वाली हूँ उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या उसका रिजल्ट क्या हो सकता है और क्या मैं उन कॉन्सिक्वेंसेस को, उन रिजल्ट्स को फेस करने के लिए रेडी हूँ या नहीं। जब हम सोच समझ कर एक्शन लेंगे, बात करेंगे, तो हम एकदम से ऐसे एक्शंस नहीं लेंगे या एकदम से ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से हमें फिर फ्यूचर में गिल्ट
गिल्ट को फेस करना पड़ेगा। और जब हम अपने इमोशंस को बेटर तरीके से रेगुलेट करेंगे और राइट एक्शन और राइट डिसीजन लेंगे तो वो हमको सोशली इंटेलिजेंट बनाएगा, जो कि हमें सक्सेसफुल बनाएगा। कि जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारी एक मॉर्निंग रूटीन सेट होती है। हमको डेली रूटीन के कई काम करने हैं, ब्रश करना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है और भी बहुत सारे काम हमारे जो होते हैं वो हमें करने होते हैं, वो करने जरूरी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है हमारे दिन के जरूरी काम खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शाम आती है हमारे पास काम कुछ ज्यादा बचते नहीं है, जिससे कि फिर हम बोर फील करते हैं और उससे फिर हमें लेजीनेस फील होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमको एक इवनिंग रूटीन भी रखनी चाहिए। कुछ टास्क ऐसे हों जो हमको शाम के टाइम करने हैं। आप थोड़ी बहुत 5-10 मिनट की डिक्लटरिंग कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो, जिससे कि सुबह के टाइम नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे क्या कपड़े पहनने हैं वो सारे पहले से सेट करके रख सकते हो। अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर सकते हो, मार्केट जाकर ग्रॉसरीज लेकर आ सकते हो या बच्चों के साथ अपने खेल सकते हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो एक शाम की रूटीन होनी चाहिए कि शाम के टाइम डेली बेसिस पे ये ज़रूरी काम है जो हमें करने हैं। तो जब हमारे माइंड को पता होगा ना कि अभी बहुत जरूरी काम रहते हैं करने वाले, तो वो अपने आप आपको अंदर से एक्टिव रखेगा। जब उसे भी पता होता है ना जरूरी काम खत्म हो गया, तो अपने आप ही आपको लेजी लेजी सा फील कराना शुरू कर देता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है एनर्जी की। और जब जरूरी काम शाम के टाइम होगा तो वो आपको अलर्ट रखेगा, जिससे कि आप एक्टिव रहोगे। हम ना जब किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर उसके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, किसी की लाइफ में कुछ बेटर हो रहा है, उसको देखकर अपनी लाइफ में जो चीज ठीक नहीं चल रही है उसको कंपेयर करते हैं, तो मोस्टली हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ पीक्स एंड वैलीज। हर किसी की लाइफ में अपने हिस्से के चैलेंजेस भी आते हैं। हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस चल रहे हों जो कि अगर हमारी लाइफ में आए तो हम उनको हैंडल भी ना कर सकते हो, हम टूट ही जाते हो, क्योंकि हर किसी के हिस्से में वही चैलेंजेस आते हैं जिनको कि वो एक्चुअली फेस कर सकता है। और हमें अगर ये लगता है ना कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो सब खुश ही खुश हैं, तो ये भी गलत हमारी सोच है, जिसकी वजह से हमारा फोकस हमेशा एक्सटर्नल वर्ल्ड पे रहता है कि कुछ कुछ मिलेगा और हमको तब हैप्पीनेस मिलेगी। तो इसलिए कभी भी हम ये ना समझें कि जिस पर्सन को जो कुछ मिला है, जिसकी वजह से हम खुद को कंपेयर करके हम उदास हो रहे हैं, उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन की लाइफ में उसका मतलब हैप्पीनेस ही है। तो अगर हम हैप्पीनेस के लिए सोच रहे हैं कि वही वही मिलेगा तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी जो उस पर्सन के पास है, तो सिर्फ वो एक इल्यूजन है जो हमारा माइंड क्रिएट करता है। अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं तो मतलब हमारी लाइफ में उस पर्टिकुलर एरिया में चैलेंज चल रहा है जो किसी और की लाइफ में बेटर चल रहा है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं, वैलीज भी आती हैं और पीक्स भी आती हैं। हमको क्या करना है कि जब हम वैली में हो, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में लाइफ के लेकर हम वैली में हो, यानी हम बहुत डाउन टाइम चल रहा हो, तो हमको प्रिपेयर करना है खुद को, हमें कुछ नया सीखना है, हमें खुद को अपग्रेड करना है ताकि हम उस पीक तक पहुंच सके। और जब हम पीक पे हो तो भी हमको खुद को बेटर बनाते रहना है, वो एफर्ट्स करते रहने हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब हम वैली में हो तो हम ज़्यादा तेज़ी से बाउंस बैक कर सकें। तो पीक्स एंड वैलीज हर किसी की लाइफ में होगी, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको कि हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलती रहेगी और लाइफ में कभी चैलेंजेस नहीं आएंगे। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमको हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाती है, हमारा फोकस भी खुद पर आ जाता है। हम अपनी लाइफ को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन से एरिया में वैली में हूँ, कौन से एरिया में पीक पे हूँ, रादर देन कंपेयरिंग विद अदर पर्सन की पीक एंड अपनी लाइफ की वैली। आपने चाहे कितने ही बड़े ब्रांड की ड्रेस पहनी हो, कितने ही आपने अच्छा मेकअप करवा रखा हो, वो सबका सब ना फिर भी किसी काम का नहीं होता। आपकी पर्सनालिटी फिर भी डल लगती है अगर आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे होते। अगर आप बार बार इस तरीके से शोल्डर्स को अपने ठीक करते जा रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने टॉप को पुल करते जा रहे हो नीचे नीचे की तरफ, आप अपने नेक को बार बार ऊपर खींच रहे हो, तो इससे क्या होता है, इससे साफ साइंस मिलते हैं कि आप ना कंफर्टेबल नहीं हो जो भी पहना हुआ है आपने उसमें। तो इसलिए घर से निकलने से पहले जब भी आप कुछ पहनो तो एक बार आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जो मैंने पहना है उसमें मैं पूरी तरीके से कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हो तो घर पे ही आपको उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ उसमें, या फिर आपको उसे चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होगे अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो रहे होगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते रहोगे अपने आप को लेकर। जितना कॉन्शियस होते रहोगे उतनी आपकी पर्सनालिटी डल लगेगी। इसलिए पूरा ध्यान रखना है कि जब आपने कुछ पहना है तो फुल लेंथ मिरर में देखकर आपको घर बाहर निकलना है, ताकि बाहर जाकर आप किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।